आज हम देख सकते हैं हमारे पास में है सोशल साइंस क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो लॉन्च हो चुका है। तो आज मैं आपके साथ में इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगी। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 38 क्वेश्चंस हैं एंड ये 38 क्वेश्चंस 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले अगर आपने देखा हो सारे ही सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सब एक साथ आते थे, सेक्शन वाइज अलग अलग डिवाइड रहते थे। एमसीक्यू सेक्शन ए हो गया जैसे कि, बट अब ऐसा नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप ये समझिए लाइक 4 सेक्शंस है। आपका जो सेक्शन ए होगा अब वो हिस्ट्री है, मतलब आपके एमसीक्यूज 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन, सबका सब जो हिस्ट्री का है वो अब सेक्शन ए हो चुका है। सेक्शन बी आपका ज्योग्राफी रहेगा, सेम जैसे कि हिस्ट्री में है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, जो हमारा पैटर्न पहले रहा है चीजें सेम है, बट उनको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। देन थर्ड इज पॉलिटिकल साइंस एंड जो डी सेक्शन है आपका अब वो रहेगा इकोनॉमिक्स, और मार्किंग सभी का 20-20 मार्क्स। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि सोशल साइंस में अब 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी, डी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, 20 मार्क्स ईच, जिससे बन गया 80 मार्क्स का पेपर। ऑल राइट, नाउ ये सारा 5 मार्क्स का कितने आपको वर्ड लाइक 120 वर्ड्स में लिखना है, 3 मार्क्स का आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, देन 2 मार्क्स का जो है आपका वो 40 वर्ड्स है। वर्ड लिमिट आप ध्यान रखिए एंड जो एमसीक्यूज है उन पर टिक लगाना होता है। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। मैप हिस्ट्री से 2 मार्क्स का, ज्योग्राफी से 3 मार्क का। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन ए। पहले जो है ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए है हमारा हिस्ट्री जो कि है 20 मार्क्स। सो आप अगर पहले देखेंगे मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो आप अब यहाँ पे देखिए कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 फ्रेडरिक सोरेयो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, foreground in front of Statue of Liberty, then Soreyo's Utopian Vision। अब यहाँ पे देखिए कॉलम 2 में ये किस किस से हम मैच कर सकते हैं। सो अब देखिए फ्रेडरिक सोरेयो क्या था, what he was, सबसे जो बेस्ट सूट हो रहा है दैट इज he was a French artist। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो सकता है। जब आप बेटा आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि कितनी बार होता है आपको इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली जो कॉलम वाइज रहते हैं, एक आ रहा है दूसरा शायद ऑप्शन में नहीं आ रहा आपको, तो जो अगर फर्स्ट 2 भी शॉर्ट में और ये ऑप्शन में बैठ रहे हैं तो यूज सर्टेन ट्रिक्स। अब यहाँ पे फ्रेडरिक सोरेयो जैसे फ्रेंच आर्टिस्ट थे, राइट, कहाँ पे है, ए इज 4, ठीक है, यहाँ पर है। देन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या बताता है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट कर सकते हैं हम इसको, राइट। देन फोरग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने क्या था, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, कि गिरे हुए इंस्टीट्यूशंस रखे हुए हैं नीचे ग्राउंड पे, राइट। एंड जो सोरेयो का यूथोपियन विजन था वो क्या था, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये थीम है उसकी पेंटिंग की जिसकी 4 सीरीज निकली थी। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द आंसर। ऑल राइट, लेट्स सी द अनदर वन। ये पिक्चर बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना कि कौन है यहाँ पे। देखिए 4 ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज बाल गंगाधर तिलक। यस और नो, राइट, ओके, ऑल राइट। दीज आर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। बेटा इनमें कंफ्यूज मत होना, ये नहीं करने होते हैं आपको, ओके। अब यहाँ पे देखिए, 1000 of people fled Europe for America in 19th century due to, क्यों लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका जाने लग गए थे,
सबसे बेस्ट आंसर क्या सूट करता है? क्यों? क्योंकि यूरोप में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली थी? द प्रॉब्लम्स वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड डेडली डिजीज, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड डेडली डिजीज। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस हैं, आई एम रीडिंग द बेस्ट ऑप्शन। ऑलराइट, ओके, दिस क्वेश्चन, ये इमेज बेस्ड एक इमेज दी हुई है, वहां से क्वेश्चन पिक किया गया है, देखो इसको। लुइस सबाटिन मर्सियर प्रोक्लेम्ड, क्या बोला इन्होंने? ट्रम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, हु आर रेफर्ड टू एज टेरेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट। किसके लिए बोला जा रहा है ये? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप बताइए कि क्या हो सकता है? Absolutist institutions like monarchy and church। तो अभी जो हमने देखे वो हमारे 1 मार्क क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री से जो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो कैसा हो सकता है? लेट्स सी 5A। So the Silk Route was a good example of a vibrant pre-modern trade and a cultural links between distant part of the world. Explain the statement with any 2 examples। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है आपको ये समझना होगा। ये जो क्वेश्चन 2 मार्क में आया है, सपोज वो 3 में आता, 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, 2 मार्क में आया है 2 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, और अगर कोई चीज़ 5 मार्क में आई है द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड द मार्किंग। तो ये 2 मार्क्स के अंदर है, हमें 2 रेलेवेंट पॉइंट्स चाहिए। ओके, सो अब इसमें देखिए सिल्क रूट्स का जो हमारा क्वेश्चन था। फर्स्ट पॉइंट, चाइनीज पॉटरी, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट। इन रिटर्न प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ये पॉइंट हो सकता है कि जो चाइनीज पॉटरी थी या जो भी हमारे प्रेशियस मेटल्स थे उन्होंने ट्रैवल किया और वो कहाँ आए? यूरोप टू एशिया। सेकेंड पॉइंट हमारा हो सकता है ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेडिंग और कल्चरल एक्सचेंज जो था हमारा वो एक साथ चल रहा था। ओके, देन यहाँ पे रिलीजन की बात आई है। बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स, कि जब सिल्क रूट्स आइडेंटिफाई किए गए लैंड पे, सी पे, ऑल राइट, तो वो एक जगह तक कन्फाइन नहीं रहे और वहाँ से सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं हुई, वहाँ से कल्चरल भी प्रमोट हुआ। सो दीज 2 कैन बी द रेलेवेंट पॉइंट। अब एग्जाम में आपके माइंड में कौन से 2 पॉइंट क्लिक करते हैं वो आपको देखना है। ओके, थर्ड पॉइंट भी है यहाँ पे, मोर और लेस वो हमारे लाइक कल्चरल से ही रिलेट करता है, जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज का एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने भी ट्रैवल किया, उन्होंने भी अपने रिलीजन को प्रोपेगेट किया। सो एनी 2 पॉइंट्स फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। ऑल राइट, अब देखिए 5B चॉइस है यहाँ पे। Sometimes the new crops could make difference between life and death। कुछ नई क्रॉप्स जो थी वो लाइफ एंड डेथ के बीच में कुछ डिफरेंस बना सकती है। लेट्स सी, ये पोटैटो का एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर। सी, sometimes new crops like potatoes could make the difference between the life and death। पोटैटो पहले यूरोपियन पीपल को नहीं आता था, ये मेकिंग ऑफ द न्यू ग्लोबल वर्ल्ड से चैप्टर, वहाँ से एक क्वेश्चन आया है, पोटैटो का हम एग्जाम्पल देना है। एंड इसकी वजह से जो आयरलैंड के लोग थे, पुअर पेजेंट्स स्पेशली, उन लोगों की लाइफ अच्छी हो जाती है, वो पोटैटो क्रॉप इजीली ग्रो करते हैं और पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे ये पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय होने लगी क्योंकि उस क्रॉप में कुछ डिजीज़, बीमारी लग गई, तो लोग भी स्टारवेशन की वजह से मरने लग गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट थे। ऑल राइट, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन 6 देखते हैं अब हम। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। अभी हम देख रहे हैं सेक्शन वाइज, हमारे 1 मार्क के 4 क्वेश्चन थे, 2 में हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन है, 3 में हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन है। 6A देखिए, अ वैरायटी ऑफ अ कल्चरल प्रोसेस played an important role in developing a sense of nationalism in India। So ये चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन है और इसको हमें एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करते हुए लिखना है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अब देखो इसके तीनों पॉइंट्स हैं, कैटेगराइज किए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिगर्स एंड इमेजेस, किसने कौन सी फिगर बनाई, कौन सी इमेज बनाई, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए कि कैसे जो हमारा नेशनलिज्म है वो स्प्रेड हुआ। The identity of India came to be visually associated with image of भारत माता। भारत माता से हम पूरे इंडिया को कनेक्ट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं विजुअली, राइट। और ये इमेज किसने बनाई थी? सी, द इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देन रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो भारत माता की पहली जो इमेज थी दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरी है रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। देन उसके बाद में भारत माता को इस इमेज में किस तरह का बताया गया है? काम, कंपोस्ट, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ओके, तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नंबर 2, किस किस ने कौन कौन से सॉन्ग्स लिखे, उनका कंसेप्ट नेशनलिज्म होना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो हिम मतलब भजन, नेशनल, ओके। हिम टू मदरलैंड, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन हिज नॉवल, उनका नॉवल था आनंद मठ। और जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे इसको बहुत जोरों शोरों से गाया जाता था। ऑल राइट, सो दिस इज नंबर 2। नंबर 3, फोकलोर्स। फोकलोर्स मतलब ऐसी लोक कहानियाँ जो छोटे छोटे गाँव में जिसका कंसेप्ट नेशनलिज्म से हो, उन सबको कलेक्ट करना, ठीक है। सो इंडियन फोकलोर वॉज रिवाइव्ड लेट इन द 19th सेंचुरी। और ये कहाँ से स्टार्ट हो गई? बार्ड, संग बाय बार्ड्स। बार्ड कम्युनिटी है जो गाने का काम करती थी, उन्होंने इस तरह की लोक कथाओं को कलेक्ट किया, गाने बनाए उनके ऊपर। और ये सारा पॉइंट आ जाएगा इसमें। जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा दैट इज in Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting the ballads and the nursery rhymes। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर खुद ने ये वर्क किया कि जो भी सॉन्ग्स, जो भी हिम्स नेशनलिज्म से रिलेटेड है उनको कलेक्ट करें, कंपाइल करें, बुक बनाएं, लोगों को पढ़ने के लिए दें। ऑल राइट, फिर इसमें मद्रास का एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंसर को पॉलिश करते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, हाउ कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। फिर मद्रास का अगर देखें, नातेसा शास्त्री का है जिन्होंने अपनी 4 वॉल्यूम्स कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, तमिल की फोक टेल्स, लोक कथाएं कलेक्ट की और पब्लिश की। अब देखो यहाँ पे फ्लैग है हमारे पास, एंड फ्लैग जो था, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है, अब मार्क्स देखना बेटा, आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? हमें तो कोई से भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 हमारे पॉइंट्स, पहले 3 लिखो। फ्लैग, किसने हम फ्लैग बनाया? स्वदेशी मूवमेंट हुआ तब फ्लैग बना, फिर गांधी जी ने उसको वापस रीडिज़ाइन किया, हमारी हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम लोगों को जैसे प्रिमिटिव, बैकवर्ड मानते थे। और ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि जैसे हिस्ट्री को रीराइट किया, फ्लैग को बनाया, वॉट एवर क्लिक्स इन योर माइंड। 3 मार्क्स का है, हमें सिर्फ 3 ही पॉइंट चाहिए, ओके। अब देखो 6th वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये चॉइस में आया हुआ है। सी, सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, एनालाइज विद सुटेबल आंसर। सॉल्ट कैसे एक इंपॉर्टेंट वेपन बनता है, याद करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सी, गांधी जी ने जो इफेक्टिव टूल बताया था वो क्या रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम? सॉल्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ था इसलिए। अब देखो, उन्होंने एक लेटर लिखा, वॉइस रॉय थे उस टाइम इंडिया के, लॉर्ड इरविन। 11 डिमांड्स थी, इरविन ने मना कर दिया, गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया वो मूवमेंट? देखो, नेगोशिएट टू स्टार्ट हिज सॉल्ट मार्च विच वॉज ज्वाइंड बाई 1000, कि अब मैं सॉल्ट मैन्युफैक्चर करूंगा, आपने टैक्स लगा रखा है, आप उसको लिफ्ट नहीं करना चाहते, इट इज़ ओके। पीपल ने उनको सपोर्ट किया, अलग अलग जगह सॉल्ट को बनाया। एक लॉ बना हुआ था कि सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बना पाएंगे, ब्रिटिश कंपनीज, बट अब क्योंकि इंडियंस बना रहे हैं वो इलीगल है और यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है। तो ये है कि कैसे गांधी जी ने सॉल्ट को एक वेपन की तरह यूज़ किया। ऑल राइट, और फिर इसमें भी हमें कोई से भी 3 पॉइंट लिखने हैं तो आप ये आगे के 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। बाकी का पूरा एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन है जो गांधी जी ने बोला लोगों को, टू रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, रेवेन्यूज, पिकेट द लिकर शॉप्स। ऑल राइट, सो
यहाँ पे चॉइस थी हमारे पास, ये चॉइस वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हिस्ट्री का, यहाँ पे भी चॉइस रहेगा। In Britain, the formation of a nation state was not a result of a sudden upheaval or revolution, but it was the result of long drawn out process. मतलब जो ब्रिटेन था, अगर हम बात करते कि वो नेशन स्टेट कैसे बना, तो लोगों ने रिवोल्ट नहीं किया यहाँ पे, ये एक लंबा प्रोसीजर था। वो कैसे था वो हमें बताना है। नाउ सी, फर्स्ट पॉइंट 5 मार्क्स का है, 5 फुल फ्लेजेड पॉइंट्स लिखने होंगे आपको। नंबर 1, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट, ये उसी चीज को रिपीट किया है, सडन अपहीवल ऑफ सडन अपहीवल और अ रेवोल्यूशन। देखो प्राइमरी आइडेंटिटीज क्या है, पहले आपको समझना होगा उस टाइम का जो ब्रिटेन था, कौन कौन से लोग रहते थे यहाँ पे। सो ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस, मतलब कि जो ब्रिटिश आइल्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह में इंग्लिश पीपल रहते हैं, वेलिश वेल्स वाले लोग, स्कॉटिश और आयरिश स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वाले लोग, इन सबको मिला के हम ब्रिटिश आइल्स बोल रहे हैं। अब क्या होता है, एक एक्ट बनता है जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707। उसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने कंट्रोल में किया और फिर ये बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब क्या हो गया, स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, मतलब इंग्लिश पीपल ने स्कॉटलैंड कल्चर को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया, पॉलिटिकल सिस्टम कल्चर दोनों को, और एक्ट ऑफ यूनियन के अकॉर्डिंग स्कॉटलैंड को अपने अंदर बना लिया, मतलब मर्ज कर लिया, एंड नाउ इट इज नोन एज व्हाट, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद क्या होता है, स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक द गैलिक लैंग्वेज, मतलब अब जो स्कॉटलैंड वाले हैं वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ड्रेस नहीं पहन सकते, उनका जो कल्चर है वो प्रमोट नहीं कर सकते। ऑल राइट, अब देखो, English people helped Protestants of Ireland to establish their dominance over large Catholic country. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरलैंड के साथ, आयरलैंड में 2 तरह के लोग रहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स। ब्रिटिशर्स ने पहले प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की, ओके, कि जो कैथलिक्स है, क्योंकि कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की बनती नहीं थी, तो ये वो वाला पॉइंट है, उसको यहाँ पे समराइज करके लिखा है, प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की कैथलिक्स के अगेंस्ट। कैथलिक्स जब रिवोल्ट करने लगे और कैथलिक्स को सप्रेस कर दिया गया, क्योंकि इंग्लिश और प्रोटेस्टेंट एक हो गए हैं, सो फोर्सिबली फिर एक वापस एक्ट बनता है 1808 के आसपास, तब तक ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वो अपना लॉ यूज कर रही है, पहले स्कॉटलैंड को, फिर आयरलैंड को, ओके, एंड देन अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, अपने खुद के सिंबल, जो ब्रिटिश सिंबल है, ब्रिटिश एंथम है, वो सबको फोर्सफुली पूरे यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन पे इम्पोज कर दिया। तो जो यहाँ की एथनिसिटी थी वो सप्रेस हो गई। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दीज आर द पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, और वो चॉइस है, द ट्रीटी ऑफ वियना वाज ड्रॉन अप इन 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। अब हम देखते हैं कि नेपोलियन के टाइम में नेपोलियन हार जाता है 1815 में, ये क्वेश्चन वो वाला है, ट्रीटी ऑफ वियना। बेसिकली द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट हाईलाइट द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछा है कि वेयर यू हैव टू राइट अबाउट ट्रीटी ऑफ वियना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, ओके। सो अगर आप इसके साथ जाएंगे तो 5 पॉइंट्स ये हैं हमारे। फर्स्ट वन, ट्रीटी ऑफ वियना पहले क्या बोलती है, बर्बन डायनेस्टी जो हटा दी गई थी उसको रिस्टोर कर देना वापस से, मतलब जो मोनार्की फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हटा दिया गया था वो मोनार्की अब वापस आ गई है, और जो यहाँ की रूलिंग डायनेस्टी थी फ्रांस की वो बर्बन डायनेस्टी है। नंबर 2, सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, मतलब फ्रांस फ्यूचर में ग्रो ना कर पाए तो सारी तरफ नई बाउंड्री स्टेट्स बनाई। फिर द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड इन बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ, तो ये नई नई टेरिटरीज है। Genoa was added in Piedmont. All right. अब देखो, Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of North Italy. So Austria के पास आता है North Italy,
प्रूशिया के पास में, ये प्रूशिया के पास में वेस्टर्न फ्रंटियर्स आ जाते हैं। ये हम पूरे क्लॉजेस देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ वियना के कि ये क्लॉजेस थे, हमें 5 क्लॉज लिखने हैं 5 मार्क्स के लिए। फिर द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, मतलब कि जो नेपोलियन ने अच्छा काम किया उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो ये 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन था। और फिर देखो कि इन ईस्ट रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का पार्ट मिल जाता है। ट्रीटी ऑफ वियना हम देख रहे हैं, ओके। प्रूशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोने, और प्रूशिया के पास सैक्सोने एरिया है, टेरिटरी, वो उसके पास चला जाता है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है द मेन इंटेंशंस वाज टू रीस्टोर द मोनार्कीज, मतलब किंग और क्वीन का जो रूल है, कंजर्वेटिविज्म जिसको हम बोलते हैं, वो मेन एम था ट्रीटी ऑफ वियना का, एंड टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री का। देखो, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई न्यूज़पेपर्स प्रिंट कल्चर, ओके। ये पूरा एक कृष्णा जी तिम्बक रनाडे इनहैबिटेड इन पूना, उनसे रिलेटेड पूरा ये एक क्वेश्चन है। अब इस मतलब एक केस स्टडी है, इसके क्वेश्चन सब हम देखते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन द मेन रीजन ऑफ पब्लिशिंग न्यूज पेपर्स बाय कृष्णा जी, क्यों इन्होंने पब्लिश किए, पहला क्वेश्चन। हाउ वॉज द टास्क ऑफ नेटिव न्यूज पेपर्स इन पोलिटिकल एसोसिएशन सीन आइडेंटिकल टू द रोल ऑफ अपोजिशन, एंड थर्ड, एनालाइज द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी क्यों हुई न्यूज पेपर की ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। लेट्स सी, फर्स्ट है कृष्णा जी क्यों पब्लिश करना चाहते थे, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल डेवलपमेंट्स, सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, सोशल हो, पॉलिटिक्स कवर कर रहे हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड में लोगों को पता चलना चाहिए। नंबर 2, मीडिया यूज्ड टू क्रिटिसाइज एंड एनालाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज वेयर लोकल न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ दीज सर्व्ड एज गवर्नमेंट्स अपोजिशन। अब मीडिया जो भी चीज़ पब्लिश करता है, गवर्नमेंट डेफिनेटली उस टाइम पे उसको अपोज करती थी। और रीज़न क्या था इनकी पॉपुलैरिटी का, फर्स्ट, अब यहाँ पे भी क्या है, यू नीड टू सी 1 मार्क, 1 लाइन सफिशिएंट है, 2 लाइन सफिशिएंट है, सेम ये भी 1 मार्क में है, ये 2 मार्क्स का है। ऑल राइट, तो हमें 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आप 1 पॉइंट लिख दो और एक्सेप्ट करो कि 2 मार्क्स मिले, नहीं, यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंगली। सो रीज़न था पॉपुलैरिटी का, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बिगेन टू इंटरेस्ट अ साइजेबल पोर्शन ऑफ सोसाइटी। काफ़ी सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उनके पास इंफॉर्मेशन जाती थी, दे वर लाइकिंग इट, इसलिए। एंड नंबर 2, न्यूज़पेपर स्टार्टेड टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ सोशल एडवांसमेंट इन सोसाइटी। इसकी वजह से काफ़ी रिफॉर्म्स आए सोसाइटी पे, ऑल राइट, क्योंकि लोग पढ़ना सीख रहे थे। सो ये 2 रीजंस हैं। सो ये हो गया हमारा पैसेज जो प्रिंट कल्चर से आया है। अब इसके बाद मैप क्वेश्चन है। हिस्ट्री का जो मैप है 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स। यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको लोकेट एंड लेबल नहीं करना, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। प्लेस वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, कहाँ पे लॉन्च किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड देन दूसरा, अ सिटी वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सितंबर। ठीक है, दोनों ही प्लेसेस हम इसको ज्योग्राफी के साथ देखेंगे। ऑल राइट, या हम जस्ट अ मोमेंट, ये हमारी 2 प्लेसेस हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था दैट वाज रिलेटेड टू, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। इफ़ यू रिमेंबर, डांडी वॉज द एरिया जहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। एंड देन बी वाला जो हमारा क्वेश्चन था, ये कौन सी जगह है, दिस इज कैलकाटा। ओके, सो ये हम एक बार फिर से ज्योग्राफी के साथ देखेंगे, क्योंकि जो मैप रहेगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का वो इंडियन मैप है, वही हमें करना है। सो फाइन, इन विद ज्योग्राफी विल सी टू इट। नाउ अब हम देखते हैं ज्योग्राफी का सेशन। ये जो हमारा सेक्शन है दैट इज सेक्शन बी, ज्योग्राफी। लेट्स सी 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। एंड फर्स्ट जो हमारा 10th क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, 10th क्वेश्चन ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है। सो
What is essential for resource development to contribute to overall development? Overall development के लिए क्या चीज़ important है? Technological development and institutional changes. ये best option है. I'm putting tick on a best option. See to it. इसके बाद क्वेश्चन 11 है, ये आपको समझना होगा. जैसे कि सॉइल्स से रिलेटेड है ये. अलूवियल सॉइल आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन एंड पैडी, राइट. अब देखो इसको, जैसे सपोज करो अलूवियल सॉइल का ये पूरा डिटेल हमारे पास है कि शुगर केन, पैडी, वीट के लिए अलूवियल सॉइल ग्रो की जाती है. फाइन. यहाँ पे है कॉटन. कॉटन कहाँ पे ग्रो होती है? इफ यू नो ब्लैक सॉइल. फाइन. तो ब्लैक सॉइल ऑप्शन में यहाँ भी है, ऊपर भी है, पर देखते हैं. एक और लाइक फिलअप है हमारे पास. suitable for crops like cashew nuts, laterite soil. So the answer is D. The D option is the right like answer. ठीक है. अब 12th का चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसको देखो. The question says that, देखो, the question says that a total of 628 tigers died in India during the past 5 years due to natural causes and other reasons including poaching according to government data. Meanwhile, 349 people were killed in tiger attacks during this period, with one state alone recording 2000 deaths. Now isko dekho, which of the following is the most significant indirect consequence of poaching on the tiger population? इनमें से बेस्ट कौन सा है, that we need to see. So it could be, कौन सा हो सकता है बेस्ट? देखो, रीड इट आउट. व्हाट कैन बी द बेस्ट? सुटेबल सबसे है ए वाला ऑप्शन. द सुटेबल आंसर इज द ए. रिडक्शन इन द प्रे स्पीशीज ड्विंडलिंग टाइगर्स फूड सप्लाई. टाइगर की फूड सप्लाई कम हो गई है और जो प्रे स्पीशीज है वो भी खत्म हो रहे हैं. 13th वाला देखते हैं अब हम. द 13th वन इज, जो 13 का आंसर है हमारा, लेट्स सी दैट. Based on the classification of the forests, which of the following statements would most likely to apply places like Jammu, Kashmir, Andhra Pradesh, Kerala? देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ये, तो क्या हो सकता है? ए बी सी डी पढ़ो उनको. These places mostly have forest managed as reserved, protected forest for conservation. So this is the best suitable answer. Okay, moving to answer number, moving to your question 14. What could be the possible answer? Let's see. Which of the following states has made rooftop water harvesting compulsory in India? किस स्टेट ने rooftop water harvesting को compulsory बनाया है? The answer is तमिलनाडु. ठीक है. अब एक और इसका MCQ है हमारा, and that is, which of the following statements best evaluates the overall goal of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बेस्ट कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है हमारा? एक बार ऑप्शंस पे गो थ्रू कर लीजिए. द आंसर इज बी. आई एम रीडिंग आउट द बेस्ट ऑप्शन. To provide better irrigation systems and sustainable water conservation practices for farmers. ये सूट हो रहा है, बाकी इतने सूट नहीं होती है. तो ये तो थे हमारे MCQs फ्रॉम ज्योग्राफी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखोगे 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, और जो स्टेटमेंट है, राइस इज ग्रोन एज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब. राइस को कमर्शियल क्रॉप की तरह ग्रो किया जा रहा है हरियाणा में और पंजाब में, बट एज ए सबसिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा. ओडिशा का अगर बात करें तो वहाँ सबसिस्टेंस है, वहाँ कमर्शियल नहीं है. अब इसको समझते हुए हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. ऐसा क्यों है कि एक जगह तो कमर्शियल है, एक जगह सबसिस्टेंस है? लेट्स सी द आंसर्स. आंसर्स हमारे 2 मार्क्स के 2 पॉइंट्स है यहाँ पे. फर्स्ट यू नीड टू सी, हरियाणा पंजाब हैव अ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम्स लाइक कैनाल फ्रॉम रिवर सतलज एंड यमुना. यहाँ का इरिगेशन सिस्टम दी बेस्ट है, तो यहाँ पे इसको हम कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं. ओके. क्लाइमेट भी सूटेबल है,
हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स भी मिलते हैं, इरिगेशन है, वाटर सप्लाई है, जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल होती है, इसलिए कमर्शियल है पंजाब एंड हरियाणा में. ऑन कॉन्ट्रास्ट, अब यहाँ कंपैरिजन दे रहे हैं. ओडिशा हैज मोर मॉनसूनल क्लाइमेट व्हाइल राइस इज ग्रोन, द फार्मिंग इज ऑफन rain-fed and primarily on local consumption, the lack of irrigation system. तो अगर हम ओडिशा का क्लाइमेट देखेंगे वो मानसून टाइप का, इट वेट्स फॉर मानसून. यहाँ पे लाइक वाटर सप्लाई जो है वो साल भर नहीं रहती है, दे हैव टू वेट. सो एक क्योंकि पंजाब में रिवर्स ज़्यादा है तो वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है. ओडिशा में ये चीज़ कम है और यहाँ पे मानसून टाइप का क्लाइमेट है, इरिगेशन सिस्टम भी लिमिटेड है. तो पहला रीज़न ये हुआ जहाँ हम कंपैरिजन दे रहे हैं. अब देखो इकोनॉमिक फैक्टर क्या बोलते हैं. इन पंजाब एंड हरियाणा राइस इज ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज टू मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड. नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड को फुलफिल किया जाता है, सिर्फ स्टेट की डिमांड नहीं है. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है जो कि उड़ीसा में नहीं है. अब देखो उड़ीसा में क्या होता है, पर्सनल कंजम्पशन होता है, लोकल यूज़. तो जब लोकल यूज़ के लिए करेंगे तो इतने सारे एफर्ट्स भी कोई या इनपुट्स क्यों देगा. गवर्नमेंट भी ज़्यादा ध्यान देती है जहाँ पे कमर्शलाइजेशन होगा, एंड दैट इज़ अ फैक्ट. सो ये हमारे पॉइंट्स हैं. ओके, देन एक ही थर्ड पॉइंट है, हमें कोई भी 2 ही करने हैं, 2 मैंने समझा दिए. द थर्ड पॉइंट इज फार्मिंग प्रैक्टिस. सबकी अपनी अपना एक टाइप डिज़ाइन होता है. हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले चुके हैं. ये फार्मिंग में पंजाब में बताया गया है कि क्योंकि कमर्शियल है तो इनपुट ज़्यादा लगा दी जाती है, फार्मिंग की प्रैक्टिस का तरीका वही होगा. ओडिशा में ट्रेडिशनल टाइप की होती है, कमर्शियल टाइप की फार्मिंग नहीं है. ओके, ऑलराइट. अब सीधा यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ के एमसीक्यूज हमारे ज़्यादा थे, तो ये सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन है. देखो, person P is willing to establish a mineral based industry. Person P is willing to establish a mineral based industry. He has been advised to set up bauxite industry in Odisha. कहाँ पे? Odisha में bauxite industry. As a suitable way to make profitable venture. Analyze the possible reasons behind the advice. कि ये advice क्यों दी गई कि आपको ओडिशा में bauxite related industry establish करनी है. Fine. 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स है. नंबर 1, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट. यहाँ पे बॉक्साइट ज़्यादा मिलेगी. अब जिस जगह में जो मिनरल अवेलेबल है वहाँ पे आप उस चीज़ का वेंचर स्टैब्लिश कर सकते हो. सो अवेलेबिलिटी. नंबर 2, पंचपतमली डिपॉजिट्स इन कोरापुर डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट. जो इम्पॉर्टेंट एरिया है, बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं पंचपतमली, वो यहाँ पर है, जिसको हम अवेलेबिलिटी में ही लेके आ जाएंगे. बट एज द आंसर हैज टू बी ऑफ 5 मार्क्स. तो एक में हमने एग्जाम्पल दिया है, एक में हमने वो पॉइंट लिखा है अवेलेबिलिटी. ओके, एल्यूमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन. ये एक इम्पॉर्टेंट मेटल है. इस मेटल से और भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं. कन्फाइंड नहीं है कि 1-2 प्रोडक्ट ही बनेंगे, तो इसकी डिमांड है मार्केट में. इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू मेटल्स ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम लाइटनेस, और ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. ऑल्सो अ गुड कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है. एंड मेलिएबिलिटी. ठीक है, तो हमें कोई भी 5 पॉइंट्स लिखने हैं. दीज आर दी 5 पॉइंट्स. ऑल राइट, नाउ हमारा एक चॉइस वाला क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स में सभी में. देखो, कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया. कोल जो है सबसे ज़्यादा मिलता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है. सो अब इसके सिग्निफिकेंस को बताना है हमें इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन डिफरेंट फॉर्म्स. फाइन. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले तो उसका सिग्निफिकेंस क्या यूज़ है. पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते थे पुराने टाइम में, रेल वगैरह जो चलती थी, ट्रेन्स वगैरह, उसमें भी यूज़ होता था. अभी हम पावर जनरेशन का देखते हैं, जो सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक नीड. जैसे बहुत से लोग डोमेस्टिक पर्पस, मतलब घरेलू पर्पस के लिए कोयले को यूज़ करते हैं. देन इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट. मेटलर्जी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हमारी जो मेटल वाली होती है स्पेसिफिकली, उसमें हम कोल के ऊपर रिलाई करते हैं. एंड एटलीस्ट हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमारा इसी तरह से फ्रेम्ड है 5 मार्क्स का.
उनकी सिग्निफिकेंस लिखनी है, कोई भी 2 रेलेवेंट पॉइंट लिखोगे। अब टाइप्स ऑफ कोल भी हमें बताना है कहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चन को समझो, जो क्वेश्चन की डिमांड है आपका आंसर वैसा होना चाहिए। कोल इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, कोल इज फाउंड इन वेराइटी of forms depending on the degrees of compression and in the depth in burial time. Okay, हम types देख लेते हैं, peat, lignite, bituminous, anthracite. Okay, so ये significance है, types है, कहाँ पे मिलते हैं, that you should know. अब यहाँ पे एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, और जो कि है ग्लोबल पोल्यूशन से रिलेटेड। हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, ओके, क्योंकि ग्लोबल पोल्यूशन क्या है, कैसे है, दिस पैसेज इज ऑल अबाउट दैट। ओके, व्हाई डू यू थिंक ग्लोबल वेस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2050? क्यों लगता है आपको? लेट्स सी। नंबर 2 देखते हैं, हाउ डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कॉज पोल्यूशन इन डिफरेंट टाइप्स? ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। इज इट करेक्ट टू कंसीडर पोल्यूशन एज अ पॉसिबल कॉज फॉर वर्सनिंग द करंट ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी? Move to the answers. Number 1, due to intensive material production and consumption, इसलिए इसका जो हमारा ग्लोबल पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसका कंजम्पशन प्रोडक्शन ज़्यादा है चीज़ों का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर मेजर कॉजेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मेजर कॉज है पोल्यूशन का, वो एयर पोल्यूशन भी करती है, वाटर पोल्यूशन भी करती है, नॉइस पोल्यूशन भी करती है। देन थर्मल पोल्यूशन है, डंपिंग वेस्ट है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, ये सारे हैं। आपको कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, क्योंकि जो आंसर है उसको समझो। उसके सामने 1 लिखा है, 1.2 लिखा है, क्वेश्चन के सामने 2 पॉइंट्स, कोई भी दो। नंबर 3, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड ऑफ सफरिंग द मोस्ट एंड लीड्स टू सोशल डिस्पैरिटी। जो पुअर पीपल हैं, अब जैसे सपोज करो जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, स्लम एरियाज़ में, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, कहीं पास में अगर इंडस्ट्री है तो उनके पास इतना अफोर्डेबल चीज़ें नहीं होती कि वो उन सारे पोल्यूशन से बच सके। तो ये एक सोशल डिस्पैरिटी है, ये रहती ही है। गवर्नमेंट अपना काम करती है, बट इट हैपन्स। सो ये हमारा, अगर आप एग्जाम्पल चाहें तो यू कैन राइट सच एग्जाम्पल्स। मैप क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द सेम आउटलाइन मैप, जो इंडिया का मैप था एक ही मैप दिया जाएगा, कट करके यू हैव टू पेस्ट, या उसी में आता है आंसर शीट्स में। अब जो प्रोसीजर होगा यू विल गेट टू नो। देखो, अ डैम ऑन सतलुज बियास रिवर बेसिन, कौन सा डैम है ये देखना है। इसमें चॉइस है द डैम इन महानदी बेसिन, और फिर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 3 है। सी पोर्ट है जो वेस्ट बंगाल का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तमिलनाडु, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब। अब सीधा आता है यहाँ पे, दिस इज 1 एंड दिस इज गोइंग टू PNQ है के फॉर्म में। ये डैम ऑन सतलुज एंड रिवर, डैम ऑन महानदी। दिस इज द मैप वर्क, जहाँ पे हम हिस्ट्री का एंड ज्योग्राफी दोनों ही मैप वर्क डिस्कस कर लेते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो 2 मार्क्स का मैप है, जो आपको फर्स्ट ए जो आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज जहाँ पे CDM दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, डांडी, फाइन। बी जो है INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ है 1920 में, दैट इज कैलकाटा। ऑल राइट, इसको अब आप मैप पे दोनों को देख लीजिए। अब यहाँ पे हम ज्योग्राफी का मैप देखते हैं। सो पहला जो सतलुज और बियास पे बना हुआ डैम है, रिवर सतलुज एंड बियास के ऊपर बना हुआ डैम, दैट इज भाखरा नांगल। इसका लोकेशन ये है, ठीक से इसको लोकेट करना। ओके, अब उसके बाद में जो दूसरा वाला, इसमें चॉइस है 2 में से जो भी आपको आता है, जैसे अकॉर्डिंगली महानदी पे बना हुआ है हीराकुड। इसके बाद आते हैं हमारे लिसन, सी टू इट, दिस इज द सी पोर्ट, फाइन। जो सी पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, योर ज्योग्राफी इज मैप वर्क, हल्दिया इज द आंसर। हल्दिया का लोकेशन यहाँ पर है वेस्ट बंगाल में, सी पोर्ट दैट इज हल्दिया। आफ्टर दैट एयरपोर्ट्स हैं, 2 एयरपोर्ट्स आर देयर, कोई भी वन आपको यू हैव टू अटेम्प्ट। सो 1 इज इन चेन्नई दैट इज मीनम्बक्कम, फाइन। ये एयरपोर्ट है चेन्नई में, इसका लोकेशन यहाँ पर है। लास्ट जो है हमारा दैट इज द एयरपोर्ट इन अमृतसर, दैट इज राजा सांची श्री गुरु रामदास जी, ये एयरपोर्ट है, इसका लोकेशन यहाँ पर है।
ये मैप वर्क है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए. अ कंबाइंड मैप वर्क फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. हिस्ट्री का 2 मार्क्स का है, ज्योग्राफी का 3 का होता है. हिस्ट्री इज योर 2 + 3 इज योर ज्योग्राफी, दैट मेक्स 5 मार्क्स. ओके. डांडी, कैलकाटा. एंड देन डैम में से कोई भी एक आना चाहिए. सतलुज बियास पे भाखरा नांगल, इसका लोकेशन ये है. महानदी पे हीराकुद बना हुआ है. देन 1 सी पोर्ट जो हल्दिया है वेस्ट बंगाल में. एयरपोर्ट्स 2 में से कोई भी एक अगर लोकेशन आता है एज अ चॉइस इज गिवन. चेन्नई का है मेनक्कमबक्कम एयरपोर्ट जो उसका लोकेशन यहाँ पर है. एंड दिस इज द एयरपोर्ट ऑफ पंजाब. अमृतसर, दैट इज राजा सांची श्री गुरु रामदास जी. ओके, सो ये जो सेक्शन है हमारा, दिस इज पॉलिटिकल साइंस. अगेन 20 मार्क्स. पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क के एमसीक्यूज है. जो क्वेश्चन 20 है, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन से कौन सी स्टेटमेंट सही बैठती है. अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनको ऑप्शंस में कैटेगराइज किया हुआ है. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट टिक ऑन द राइट वन. मीनवाइल यू जस्ट गो थ्रू इट. ओके. सी, इसका आंसर इज बी. देखो बी में क्या है, 3 and 4. 3 and 4. 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन एंड 4th इज कैपिटल सिटीज की ब्रुसेल्स है. 80% फ्रेंच while 20% डच स्पीकिंग पीपल. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आ सकता है. जो भी चैप्टर में डिटेल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज 21. ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, देखो इसको अच्छे से. Okay. The cartoon below depicts Germany's government that was formed after 2005 elections. It included 2 major parties. 2 major parties of the country, namely Christian Democratic Union and Social Democratic Party. 2 parties are historically competing with each other. Which of the following options best explains the cartoon? क्या explain कर अब कार्टून को देखो. 2 स्टीयरिंग व्हील्स एक साथ में हैं. ओके, तो क्या डिपिक्ट करता है ये, वॉट इट इज गोइंग टू डिपिक्ट. दोनों साथ में, अलग अलग नहीं है बेटा. इट इज कमिंग टुगेदर. सो व्हाट इज द आंसर? कोएलिशन. कोएलिशन मीन्स अलायंस में मिलके जब हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो ये दोनों साथ पे हैं. ओके. 22. कंसीडर द फॉलोइंग केस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये केस बताया गया है, उसमें से हमें आंसर चूज करना है. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू, जस्ट अ मोमेंट, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया plans to issue new currency notes of a different denominations in order to curb the influence of black money. The government of one state is opposed to this policy of a central government. Can the state government stop union government from implementing this? करेंसी से रिलेटेड है. अगर नेशनल गवर्नमेंट चाहती है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के ना कहने पे भी वो कर सकती है? व्हाट कैन बी द आंसर? देखो इसको. The answer is no, because currency is a subject of union list. जो union list के subject है उसमें state government कुछ नहीं कर सकती. whole and sole power central government के पास होता है. Next question reasoning and assertion है, समझो इसको. Two statements are given as, अब देखो assertion के हम state यहाँ पे आते हैं. Exclusive attention to caste can produce negative results in democracy. ये असर्शन बताया गया, एक स्टेटमेंट है कि बहुत ज़्यादा अटेंशन अगर कास्ट में दे दिया तो डेमोक्रेसी हमारी प्रॉब्लम में आ जाएगी. रीजन, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज लीडिंग टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस. और ऐसा होने से क्या हो सकता है, जो मेन प्रॉब्लम है उससे ध्यान हट जाएगा और कहाँ पर ध्यान जाएगा? टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस. सो क्या हो सकता है, क्या ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं? डेफिनेटली कर रही हैं. ए, बोथ आर राइट, दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट है और रीजनिंग जो है वो सही सपोर्ट कर रही है. ठीक है. अब ये देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है. हाईलाइट एनी 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. बहुत सारे फीचर्स हैं, हमें 2 ही लिखने हैं बस. ठीक है. ओके, इतने सारे हैं,
any 2 points to be considered. हम पहला देख रहे हैं फेडरलिज्म होता है क्या है. फर्स्ट देयर आर 2 or more लेवल ऑफ टियर्स ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है उसके 2 टाइप्स होते हैं. फाइन. अब देखो, different tiers of the government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है. पहले वाला क्वेश्चन जो था आप रिलेट कर पाओगे, इससे पहले वाला जस्ट जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट के अपने होते हैं, जहाँ पे दोनों डिसीजन लेती है वो कॉन्करेंट में आ जाता है. तो ये 2 पॉइंट हो गए. 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, अलग अलग टीयर्स हैं इनके. एंड एक और मैं पढ़ देती हूँ. द jurisdictions of the respective levels of the tiers of the government are specified in constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और ये सब कहाँ होता है? फेडरलिज्म के अंदर. फाइन. एज सच मोर पॉइंट्स आर देयर, बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए. एनी 7 आर देयर, यू हैव टू राइट 2 ओनली. ओके. Okay, now one more question we have in 2 marks, that is, women in India face discrimination, disadvantages and oppression in many ways. Highlight any 2 aspects. जो इंडिया के women हैं वो discrimination, disadvancement ये सब face करती है, वो कैसे कर रही है ये हमें बताना है. 2 points में बताना है ये भी inequality को. पहली बात, हम education से आते हैं. लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर टू मेन 76. ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है. पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑन सन्स एजुकेशन. पेरेंट्स भी अपने सन की जो पढ़ाई लिखाई होती है उस पर ज़्यादा पैसे लगाते हैं. तो फर्स्ट इज एजुकेशन. नंबर 2, लो प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स. ओके, ये एक है जो हम इसको रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे कि वुमेन स्टिल हैव स्मॉल शेयर इन हाईली पेड जॉब्स. की जो ज़्यादा बड़ी बड़ी जॉब्स होती है उसमें वुमेन का परसेंटेज देखोगे वो कम है, मैन का ज़्यादा होता है. देन वुमेन आर पेड लेस देन मेन डिस्पाइट ऑफ इक्वल वेजेस ऑफ एक्ट ऑफ वुमेन. ठीक है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से क्या है काफ़ी सारे एक्ट बना देती है. दिस इज़ वन ऑफ द केसेस कि यहाँ पे वुमेन को लेस पेमेंट मिलती है, मेन को वेजेस का पेमेंट ज़्यादा मिलता है. सो ये 3 पॉइंट्स हैं. एज 5 पॉइंट्स आर गिवन. मैं सिर्फ कीप अ वर्ड पढ़ देती हूँ. प्रेफरेंस फॉर सन, एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस. ये सारे पॉइंट्स है जो बताते हैं वुमेन का डिसएडवांटेजेस, इनइक्वालिटी इन एरियाज में. वी हैव टू राइट ओनली 2 पॉइंट्स. तो आप कोई से भी 2 चूज कर सकते हैं. 3 mark question. Democracy leads to peaceful and harmonious life among citizens in every sphere. तो अब हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए रीजंस बताने, 3 रीजंस ही बताने. नंबर 1, डेमोक्रेसी अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स. फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम का एग्जाम्पल दो. ठीक है, जब भी हम आंसर लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल साइंस में एग्जाम्पल देना. जैसे कि हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है सारी डाइवर्सिटीज़ को. कहाँ पे? बेल्जियम का एग्जाम्पल आपके साथ में, जिसने पीसफुली एथनिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई है. राइट. नंबर 2 पॉइंट, ऑल द डेमोक्रेसीज आर यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट कॉम्पिटिशन, दैट इज कंडक्ट इलेक्शन. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहाँ पे इलेक्शन होता है, उसका भी एक तरीका होता है. देन पावर शेयर की जाती है. दिस इज पावर शेयरिंग. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन. और इन सारी चीज़ों की वजह से टेंशन, वायलेंस ये सब नहीं होता. नंबर 3 पॉइंट, डेमोक्रेसी टीचेस पीपल टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. जो डिफरेंसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम अराइज है पीसफुली उसको रिजॉल्व करो अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. राइट. इसका एग्जाम्पल देखो, श्रीलंका. और अगर ऐसा नहीं होता, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, द प्लस पॉइंट इन डेमोक्रेटिक रिजीम इज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट. फाइन. तो दिस वे यू कैन गिव द एग्जाम्पल. 3 पॉइंट्स हम एक और डिस्कस कर लेते हैं. अ डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ रूल by majority opinion. The majority always needs to work with minority. अब देखो डेमोक्रेसी में क्या होती है, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बन गई, जो मिनॉरिटी में उनकी ओपिनियन भी मैटर करती है.
सो दीज आर द पॉइंट्स जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. फाइन. तो क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का, पॉइंट हमें 3 ही लिखना है, एनी 3 पॉइंट्स. ठीक है. आई हैव डिस्कस 4 पॉइंट्स विद यू. आप कोई भी 3 लिख सकते हैं. ऐसे 5 है यू. फाइन. एक और क्वेश्चन अब देखो जो 5 मार्क्स का है. पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर से है ये. सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. कैसे? सबसे पहले ये सेम है कि पार्टीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी टू फिल political offices, exercise political power. Political parties are needed to perform these functions. अब यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आपको उनके फंक्शंस लिखने हैं. इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, बट इसको आपको इस तरह से करना होगा. दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. कैसे रोल प्ले करेंगी वो? जो उनके फंक्शन है वो उनके रोल ही तो हुए. सो नाउ सी, पहला होता है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. जो पार्टीज होती है वो इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है. एंड देन पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. जो भी उनके पॉलिसीज प्रोग्राम्स होते हैं वो सामने रखती हैं. देन पार्टीज मेक लॉ फॉर द कंट्री. जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, मतलब पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, राज्यसभा हो लोकसभा हो, जो मेजॉरिटी में होते हैं, अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाती है, बिल पास होना होता है, वहाँ के ज़्यादातर लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो लॉ बना देती हैं. बिल टर्न्स इनटू एन एक्ट एंड देन लॉ. पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है. अपोजिशन अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपनी डोमिनेंस ना दिखाएं. देन पार्टी शेप्स द पब्लिक ओपिनियन. कौन जाते हैं इलेक्शन में? हमारे चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स. तो वो हमारी ओपिनियन को बताते हैं. जो हमारी ओपिनियन है, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनको शेप किया जाता है. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स. एक और मैं बता देती हूँ. पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. तो गवर्नमेंट की जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती है किसके थ्रू मिलती हैं? हमें मिलती तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही थ्रू है ना. सो 6 पॉइंट्स हैं. आपको एग्जाम टाइम में जो भी 5 पॉइंट्स क्लिक करें, यू कैन राइट दैट इफ द क्वेश्चन कम्स. यहाँ पे चॉइस है बेटा, एंड जो चॉइस वाला क्वेश्चन है दैट इज एनालाइज हाउ द इशू ऑफ लीडरशिप सक्सेशन पोजेस अ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. आप देखो लीडरशिप सक्सेशन कैसे एक इंडिया में प्रॉब्लम का कारण है, ये हम देखते हैं. इन मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग. काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जो फंक्शनिंग की जाती है वो फ्री एंड फेयर नहीं होती है. एंड अब देखो, those who happens to be the leaders are in a position of unfair advantage. और कितनी बार जो लीडर्स होते हैं उनके पास कुछ unfair advantages होते हैं. ऑल राइट, जैसे कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं. Then in many parties in India we see trend of dynastic succession. ये it's not just confined to 1 or 2 parties. This happens. I don't want to recite the name over here. बट हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ होती है कि एक पार्टी के अगर ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्हीं के ग्रैंडसन बनेंगे द पार्टी मेम्बर्स, द पार्टी में पोस्ट होल्डर्स. देन दिस इज सो बिकॉज पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट टू ऑक्यूपाई पोजिशन ऑफ पावर. फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टीज टू द लीडर्स बिकम इम्पॉर्टेंट. और ये सारी चीज़ों से डेमोक्रेसी डेफिनेटली वो थ्रेटनिंग पार्ट होता ही है. वो ट्रू डेमोक्रेटिक नेचर नहीं होता फिर पॉलिटिकल पार्टी का. तो ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया के अंदर. ओके, सो चॉइस में क्वेश्चन था दैट यू कैन राइट. अब हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज अ केस स्टडी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, श्रीलंका से रिलेटेड है. इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. हम क्वेश्चंस देखते हैं, देन विल सी द आंसर्स. ओके, 1 + 1 + 2. ठीक है. 2 डिमांड्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका, कि जो तमिल थे श्रीलंका में उनकी क्या डिमांड्स थी. पैसेज पढ़ोगे यू विल गेट टू नो. एंड देन रिजल्ट ऑफ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, क्या रिजल्ट रहा था. एंड 2 प्रोविजंस ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, वो इससे रिलेट करता हुआ है. अब देखो, पहली डिमांड क्या थी? टू रिकग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी. हमें एनी वन टू बी कंसीडर्ड. ठीक है, 2 पूछा हुआ है, जो हम वो देख लेते क्वेश्चन में जिस तरह का हो आपको आंसर वैसा ही रखना है.
यहाँ पे कोई भी एक कंसीडर की जाएगी. अब देखो नंबर 2, majoritarian government in Sri Lanka created distrust between Tamils and Sinhalas, which resulted in civil war. As a result, thousands of the people of both communities were killed and many families were forced to leave the country as refuge. So ये इसका आंसर रहेगा. एंड थर्ड जो था हमारा उसको देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. जो ये बेल्जियम मॉडल है उसको हम देख रहे हैं. पहले 2 क्वेश्चन श्रीलंका से रिलेट था, थर्ड में पूछा बेल्जियम मॉडल से रिलेटेड. तो बेल्जियम मॉडल में डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है, इक्वल पोर्शन में रहेंगे. Some special laws required to support majority of the members from each linguistic group. So no single community can make decision. Single community यहाँ पे decision नहीं ले सकती है. Then many power of the central government have been given to state government. के पास भी power होती है of the 2 reasons, and the state government are not subordinate to central government. So state government उसके subordinate नहीं है. We are talking about Belgium model. Then Brussels has a सेपरेट गवर्नमेंट. ये देखा ही था, डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जहाँ अलग अलग है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई है. देन अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं. हमें कोई से भी 2 पॉइंट्स लिखने बेटा, 4 है. आई हैव डिस्कस्ड ऑल दी 4. और ये जो है हमारा, दिस इज द लास्ट सेक्शन दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स. मार्किंग मेटर सेम है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स. अब देखो फर्स्ट वी आर हैविंग एमसीक्यूज. तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों कॉज की जाती है? 4 रीजंस एक बार अच्छे से देख लो. द आंसर इज ए, मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड. रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग जब एम्प्लॉयड होते हैं इसको बोलते हैं फिर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी इन्फोर्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम, average income to compare well-being across countries. Choose the correct options. यहाँ पे क्या हो सकती limitations of using per capita income? इसको देखो, ABC पूरा लिखा हुआ है. The answer is, it gives a basic idea of economic well-being but hides the income inequality. ये best suiting option है इनका compared to others. Next इस पे अगर हम आते हैं तो that is your 31. Which of the following examples best demonstrate how the tertiary sector supports both primary and secondary? tertiary sector कैसे primary और secondary को support कर रहा है? So देखो, a factory makes shoes and uses raw material like leather to create product, relying on transport, retail stores to distribute the shoe. लेदर कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी. बनाएगा कौन? शू मेकर, जो भी मैन्युफैक्चर करेगा. फिर सप्लाई होकर के कहाँ पे आएगा? वो डेफिनेटली मार्केट में जाएगा. तो हमें तीनों ही सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज व्हाट द आंसर इज. ऑलराइट, आफ्टर दिस वी हैव 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट इसको समझना. अब आई जस्ट रीड दिस फॉर यू. पर्सन Z tries to explain how the requirement of double coincidence of want in a barter system limits trade and exchange. Which of the following justification do you think will be used by him or her? मतलब पर्सन Z जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बार्टर सिस्टम में क्या चीज़ लिमिट करती है ट्रेडिंग को. अब देखो इसके जो ऑप्शन है, जस्ट गो थ्रू इट. आंसर है इसका, it makes trade more complicated as each person must have what the other person want, limiting the pool of potential trade partners. Okay, fine. ओके, अब इसको देखो, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है ये पूरा. यहाँ पे कॉलम 1 है, यहाँ पे कॉलम 2 है. 1 को मैं फटाफट से रीड करती हूँ. इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड अवेयरनेस, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. अब यहाँ पे इसे हमें मैच करना होगा. तो जो बेस्ट सूट कर रहा है वो क्या है?
डी इज द आंसर. अब इसको देखो, 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 1 एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स. ठीक है. 2 अगर हम देखेंगे दैट इज कल्चरल एक्सचेंज सूट्स विद कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ में है. टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस इज विद लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स. ओके. ग्रोथ ऑफ multinational corporations is your 4, that is large companies becoming dominant players in the global market. तो इस तरह का मैचअप, और फिर जहाँ पे ऑप्शंस आए प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, सब पता होना चाहिए. इन सब के बाद में अब हम देखते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन है स्ट्रेट, 2 मार्क का नहीं है क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज हमारे ऑलमोस्ट 5-6 हो गए थे. ठीक. अब देखो, evaluate the utility of public service in contributing to overall well-being of individuals and society. पब्लिक सर्विस की यूटिलिटी बतानी है. पब्लिक सर्विस जैसे कि हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ. एक्सेसिबल एंड क्वालिटी पब्लिक हेल्थ केयर इज अ फंडामेंटल फॉर मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अ हेल्दी पॉपुलेशन. कि एक जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो कब हेल्दी रहेगी, जब एक कंट्री हमें हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ अच्छे से प्रोवाइड करवाती है. देन इट रिड्यूसेस मोर्टेलिटी रेट, इंश्योर्स द वेलबींग ऑफ वर्कफोर्स. जो हमारे मोर्टेलिटी मतलब जो इन्फेंट बच्चों की डेथ हो जाती है या हम देखें वर्क में काम अच्छे से कर पाएँ. अलाउज इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली इन इकोनॉमी. इनएडिक्वेट हेल्थ कैन रिड्यूस टू हायर बर्डन ऑफ डिजीज, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो ये प्रॉब्लम्स है. तो यहाँ पे हमें कंपेयर करते हुए फर्स्ट पॉइंट बना रहे हैं. आप देखो, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. Public education system are essential for providing equal learning opportunities to all the citizens regardless of their socio-economic status. सभी के पास पढ़ाई लिखाई का एक सेम क्राइटेरिया होना चाहिए. नो कास्ट नथिंग शुड बी देयर, कि कोई भी डिस्पैरिटी हो इसमें, वो नहीं होना चाहिए. और वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन क्या होती है हमारी, लिटरेसी रेट को बढ़ाती है. स्किल डेवलपमेंट होता है, इनोवेटिव होती है, कंट्री के लिए अच्छी होती है. एंड फोस्टरिंग सोशल कोहेजन, और जो हमारा सोशल ग्रोथ है उसको बढ़ाती है. अब देखो, सैनिटेशन एंड वाटर. हमें तो कोई से भी 2 पॉइंट्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर. सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर. सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है? मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीजेस लाइक कोलेरा एंड इम्प्रूविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सेम पॉइंट्स हैं, ये लिख सकते हो कोई से भी. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या होगा? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स रोड, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी. अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अपने आप इकोनॉमी ग्रो करेगी आपकी, क्योंकि आपका एक्सेसिबिलिटी गुड्स की तरफ बढ़ जाएगा. राइट. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. ये इसमें से पॉसिबल आंसर्स हैं. जितने मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा उतना पॉइंट लिखना होता है हमें. राइट. अब देखो, यहाँ पे है ये क्वेश्चन. एक्सपेंडिंग एक्सेस टू लोन इन फॉर्मल सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट, येट इट इज इक्वली क्रिटिकल दैट दीज लोन्स आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल्स. यहाँ पे लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लोन अगर हम फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, बट उनको लेना क्या इतना ईजी होता है? अब इसको जस्टिफाई करना है हमें. 3 पॉइंट्स, 3 मार्क क्वेश्चन इट इज़. Higher cost of borrowing from informal sources means large part of earning of the borrower is used to repay the loans. Hence, the borrowers have a less income left themselves. We saw श्यामलाल and सोनपुरी. ये देखो कितनी बार होता है कि आपने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग जाता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट दे देते हो, और फिर जिसके पास जो मनी बचता है वो बहुत कम रह जाता है. देन इन सर्टन केसेस हायर इंटरेस्ट रेट फॉर बोरिंग कैन मीन द अमाउंट ऑफ be repaid greater than the income of the borrowers. As I said, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया था ऑलमोस्ट वैसा ही यही है. अगेन जो हमारे इकोनॉमिक्स की बुक में एग्जाम्पल है बेटा, उनको एग्जाम्पल को कोट किया हुआ है यहाँ पे. ऑल्सो पीपल हु might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. अगर किसी को न्यू वेंचर भी स्टार्ट करना है और उसको पता है कि कैलकुलेटिव रिस्क ले सकता हूँ, इतनी नहीं, तो पहली चीज़ तो यही है बिजनेस नहीं चला और जितना आपने वो ले लिया है मनी. देन दीज आर द रीजंस कि बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर. दिस वुड लीड टू द हायर इनकम्स एंड many people could then borrow cheaply a variety of their needs.
नाउ फिर उसके बाद देखो ग्रो क्रॉप्स, हमें तो कोई भी 3 रेलेवेंट पॉइंट्स ढूंढने हैं कि एनी 3, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना हो आपको, या फिर लाइक जनरली भी आप बोरो करना चाहते हैं कोई भी डिमांड फुलफिल करने के लिए, तो वो फॉर्मल सेक्टर्स को नीड टू टेक केयर एंड दे हैव टू इंक्रीज देयर थिंग्स. Choice like okay fine. Another question is highlight the significant 3 factors that have contributed to growth of globalization. 3 factors जिन्होंने globalization को grow किया है. Let's see. कोई भी 3 करना है. The movement of goods and services. But इसको explain भी करना बेटा, because most of the time you simply write single statement. No, it is not sufficient. So ग्लोबलाइजेशन देखो यहाँ पे भी लिखा है वेल एक्सप्लेन्ड, ठीक है. सो द 3 मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट है उनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है. ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से. तो कोई भी 2 पॉइंट आपको या 3 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन आंसर आपको अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है. फाइन, दिस इज द 5 मार्क क्वेश्चन. A research student spoke with 2 people, M and N, to learn about their work related differences. 2 लोग हैं M and N, उनसे बात की जा रही है कि किसका कौन सा वर्क है. On the basis of the interview conducted both of them, the student concludes that while person M was working in organized sector, M तो organized sector में काम कर रहा है, person N employee of a workplace that was functioning in unorganized. तो in nutshell M organized है, N अनऑर्गेनाइज्ड है. अब हमें इनके बीच में डिफरेंस बताना है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में, ठीक है. स्ट्रेट क्वेश्चन ना पूछ के ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का एक सिचुएशन दे दी गई है. सो वो क्या है अब देखो. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स हैव अश्योर्ड रेगुलर विद अ फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वर्किंग कंडीशन M की ये है जो ऑर्गेनाइज्ड है. गवर्नमेंट रेगुलेशन मतलब जो भी गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है अकॉर्डिंगली उसके ऑर्गेनाइजेशन उसका पार्ट है कि नहीं है. जैसे फैक्ट्री एक्ट है, वेजेस वाले एक्ट है, ये सब फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइज्ड को. सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप एकदम से कभी भी नहीं निकाल सकते हो. ओवर टाइम कंपनसेशन, ओवर टाइम करवा रहे हो तो कंपनसेट करना पड़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं जैसे सपोज किसी को ग्रेचुटी, पेड लीव, हॉलीडेज, ये सब. सेफ वर्किंग कंडीशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो एटमॉस्फेयर होता है वर्क का वो अच्छा होता है. रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स होते हैं, फॉर्मल प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है. वर्किंग कंडीशन अब हम एन की देखेंगे जो अनऑर्गेनाइज्ड में. तो एक तरह का डिफरेंस पूछा है जो स्ट्रेट ना पूछा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. इरेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, नो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब एम्प्लॉयमेंट कभी भी उससे ले सकते हैं, गवर्नमेंट का कुछ ऑथराइजेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती. नो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जैसे हॉलीडे डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, वो दे वो ना दे. जॉब की इनसिक्योरिटी रहेगी. सीजनल वर्क हो कभी तो कितनी बार आपको काम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते. सपोज अगर आप वर्क कर रहे हो किसी अनऑर्गेनाइज के लिए जहाँ पे आपको वुलन कपड़े बनाने हैं तो वो तो विंटर्स में ही काम करवाएगा, समर्स में क्यों करवाएगा, राइट. देन इनफॉर्मल जॉब्स वर्कर्स के लिए कितनी बार बहुत जैसे स्ट्रीट वेंडिंग, रिपेयर वर्क, ये सारा भी होता है. डिपेंडेंस ऑन द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एम्प्लॉयर्स विम्स एंड नीड्स, नो लीगल प्रोटेक्शंस. फाइन, तो ये इस तरह का एक डिफरेंस क्रिएट करते हुए 5 मार्क्स का है. तो 5 पॉइंट्स बहुत होंगे जहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट की रेगुलरिटी है, एक में नहीं है. एक में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, एक में नहीं कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड नहीं है. एम्प्लॉयमेंट की एक तरफ गारंटी, एक तरफ नहीं है. सिक्योरिटी एक जॉब में, एक में नहीं है. देन लीगल प्रोटेक्शंस मिलते हैं, एक में नहीं मिलते. तो ऑन एंड ऑन आपके 5 पॉइंट्स ये आराम से निकल जाएंगे, ठीक है. फाइन, अब इसमें बी है दैट इज लाइक चॉइस वाला है. प्राइवेटाइजेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी. प्राइवेटाइजेशन के हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों देखने हैं. तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है और कंपनीज का कंट्रोल, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज ज़्यादा होती हैं, तो
वहाँ पे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स पे काम करवाते हैं, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव बनोगे। इम्प्रूव्ड क्वालिटी सर्विस आप अच्छे तरह से सर्व करोगे। रिड्यूस्ड गवर्नमेंट बर्डन, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट जितने ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा चीज़ों का, गवर्नमेंट का बर्डन अपने आप ख़त्म होगा। और अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्लिक करता है पॉइंट, आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है, क्वेश्चन में सिंपली पूछा है प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो जब हम चेक करेंगे एटलीस्ट 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव तो होने चाहिए। 2 आपको पॉजिटिव लिखने हैं, 2 नेगेटिव लिखने हैं। अब पॉजिटिव 3 याद आ रहे हैं तो 3 लिख दो, नेगेटिव अगर 3 हैं तो 3 लिख दो, राइट। लेट्स कम ऑन द नेगेटिव। एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक वेलफेयर नहीं देखा जाता, ओके। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, प्राइवेटाइजेशन में डिपेंड करता है, इफ यू आर एबल टू सर्व गुड यू विल वर्क, इफ यू आर नॉट यू वोंट, कंटिन्यू नहीं करोगे। वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा वर्क करती है पुअर के अकॉर्डिंग, उनकी वेलफेयर स्कीम्स निकालेगी, बट प्राइवेटाइजेशन दे आर मोर प्रॉफिट अर्निंग थिंग्स। लोअर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट। और इनके अलावा कोई और पॉइंट आपको क्लिक करता है यू कैन राइट, बट ऑन एंड ऑल जो हमें पॉइंट्स लिखने हैं वो 5 पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ कंपेयर नहीं करना, यहाँ पे हमें टोटल मिला के 5 लिखने हैं। तो एज आई सेड, एनी 2 पॉइंट्स पॉजिटिव, एनी 2 नेगेटिव, 3 इधर कर लो या 3 इधर से कर लो, टोटल 5 होने चाहिए। सो ये हमारा सोल्यूशन था सोशल साइंस का। आई होप आपको ये सही लगा होगा, एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर्स एज मच एज यू कैन नाउ, प्रैक्टिस द पेपर। थैंक यू सो मच।